के भयंकर इलाके में अपने माता पिता के साथ रहने वाली 12 वर्षीय सिया अपनी बिल्डिंग के टेरेस से नीचे गिरी। पर क्या वो वाकई में गिरी थी या फिर उसे गिराया गया था? और दूसरी तरफ एक लड़की जिसे किसी ने कैद में रखा हुआ था, वो अब तक जिंदा तो थी लेकिन बुरी हालत में थी। क्या इन दोनों लड़कियों का आपस में कोई कनेक्शन था या फिर ये दोनों किसी अलग अलग वहशियाना दिमाग की बलि चढ़ गई थी? किसने किया था इन मासूमों के साथ खिलवाड़? वो एक ही इंसान था या फिर दो अलग अलग लोग इन अपराधों को अंजाम दे रहे थे? सर, लड़की की उम्र लगभग 12 साल की है। ये उसकी माँ है और उसके डैडी। सर, वॉचमैन का कहना है कि जब उसकी नजर ऊपर गई तब तक लड़की नीचे कूद चुकी थी, करीब 1 घंटे पहले। सर, इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से इसकी मौत हुई है। चावन, फॉरेंसिक वालों को बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। सेटअप को देख के लग रहा है कि लड़की ने सुसाइड कमिट किया है। हो सकता है, लेकिन फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। एक काम करो, फॉरेंसिक वालों को ऊपर बुलाओ। हो सकता है कोई फिंगरप्रिंट्स या कोई एविडेंस मिल जाए। और ये भी पता करो कि टेरेस का दरवाजा हमेशा खुला रहता है या फिर किसी ने खोला। साहब, ज्यादातर तो खुला ही रहता है। वो क्या, यहाँ के बच्चे ना बहुत शरारती हैं, ताला ही तोड़ देते हैं। मैंने सेक्रेटरी साहब को बोला था कि नया ताला लाने को, लेकिन शायद अभी तक तो नहीं लाया। हम आपकी सिचुएशन समझते हैं, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखने से तो यही लगता है कि एक सुसाइड केस है, लेकिन क्या आपकी बेटी सुसाइड कर सकती थी? सुसाइड के पीछे क्या वजह हो सकती है, आप जानती हैं? उसके ऊपर पढ़ाई का इतना दबाव डाला गया कि उसने एक कदम उठा लिया। देखिए, साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहती हैं? मेरे पति मधुकर डॉक्टर है, वो सिया को भी डॉक्टर बनाना चाहते थे, अपने से भी बड़ा डॉक्टर। बेटा, सिया तुम लोगों की अच्छी दोस्त थी ना? कैसी थी वो? अंकल वो बहुत अच्छी थी। अच्छा ये बताओ कि सिया पढ़ाई में वीक थी क्या? और इस वजह से उसके पापा उसे बहुत मारते थे? वीक तो नहीं थी वो अंकल, पर पता नहीं उसके पापा उसे इतना क्यों मारते थे, लेकिन उसे इतना प्यार भी करते थे। इधर डरती क्यों हो? देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आया हूँ। ये देखो पिज्जा और ये है आइसक्रीम। अब पूछो क्यों? क्यों पापा? क्योंकि तुम्हारी टीचर का मुझे फोन आया था और उन्होंने कहा हमारी सिया ऐसे कंपटीशन में फर्स्ट आई है, फर्स्ट। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू पापा। वेलकम वेलकम। चलो पार्टी करो, ऑल द बेस्ट। सर, मधुकर बेचारी बच्ची को मारता बहुत था। हर रोज उसके शरीर पे मार का कोई न कोई निशान तो रहता ही था। और वर्षा के कम पढ़े लिखे होने की वजह से मधुकर बहुत दुखी रहता था, उसे हमेशा दबाए रखता था। उसकी तो मधुकर के सामने आवाज ही नहीं निकलती थी। अंकल, जिया हमेशा कहा करती थी कि उसके पापा उसे इसलिए मारते थे कि वो पढ़ाई करने बैठे और हमेशा फर्स्ट रैंक लाए। जब उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो उसके पापा उसे बहुत मारते थे, और जब उसके मार्क्स अच्छे आते थे तो उसके पापा उसे गिफ्ट भी देते थे। सर, टेरेस मध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा नाहीये। मेन गेट और पार्किंग एरिया में सीसीटीवी के फुटेज में सिया की सिर्फ गिरने की फुटेज दिखाई दे रही है। सर, मैं उसकी भलाई के लिए उसको मारता था। मला हाउस ही मेरा मुलीला मारायची। वो अच्छा प्रोग्रेस करे, अच्छे मार्क्स लेकर आए, इसीलिए बस। तुमने अपनी बच्ची को इतना टॉर्चर किया कि उसने सुसाइड कर लिया। सर, आप ये कैसे कह सकते हो कि मेरी वजह से मेरी बेटी ने सुसाइड किया? क्या सबूत है आपके पास सर? ये ना मेरी जाहिल गवार बीवी की बातों में आकर ना आप मुझ पर ये ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। तुम्हारी बीवी ही नहीं बल्कि तुम्हारे पड़ोसियों ने भी यही कहा है कि तुम अपनी बच्ची को बहुत टॉर्चर करते थे और शायद इसीलिए उसने सुसाइड किया। मैं नहीं मानता, आई एम सॉरी, मैं नहीं मानता इस बात को। मैं जानता हूँ मेरी बेटी कमजोर थी, पर इतनी भी कमजोर नहीं थी कि वो सुसाइड करे। सर, उसका मर्डर हुआ है और जिसने भी उसका मर्डर किया है ना सर, आप उसको जल्द से जल्द पकड़िए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। मधुकर सिया को मारता था, उसे टॉर्चर करता था, लेकिन उसे टॉर्चर भुलाना भी आता था। वो सिया को प्यार करता, उसे तोहफे देता ताकि मार की इंटेंसिटी कम हो और सब बैलेंस रहे।
ताकि सिया सुसाइड करने के बारे में ना सोच पाए। और सर वर्षा ने भी हमें मधुकर के बारे में एक ही साइड बताई है और दूसरी छुपाई है। यह भी हो सकता है कि वर्षा मधुकर से परेशान हो, क्योंकि मधुकर वर्षा को कुछ समझता ही नहीं था और इसी रिएक्शन में वर्षा ने उसके खिलाफ हमें बयान दिया हो। इसका मतलब सावंत सच कुछ और ही है। सर, सिया की पीएम रिपोर्ट। सावंत, इस रिपोर्ट के मुताबिक सिया की बॉडी पर चोट के निशान है और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि मरने से पहले सिया के साथ रेप किया गया और वो भी प्रिकॉशंस के साथ, इसलिए सीमन सैंपल नहीं मिले। शायद ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से टेरेस पे जो कुर्सी और लकड़े का बॉक्स मिला है उस पर सिर्फ सिया के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। बाकी टेरेस पे बहुत से लोगों के निशान मिले हैं जो सिक्योरिटी गार्ड या और लोगों के हो सकते हैं। सर मुझे लगता है कि सिया सबसे पहले टेरेस में गई, उसने वो कुर्सी रखी, उसके ऊपर लकड़े का बॉक्स रखा और ऊपर से कूद गई। ये एक सुसाइड केस लग रहा है सर। सावंत, ये केस उलझता ही जा रहा है। सिया की मौत को पुलिस अब तक आत्महत्या ही समझ रही थी और उसके पीछे मुख्य आरोपी उसके पिता मधुकर को मान रही थी। लेकिन सिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार के खुलासे ने इस केस को एक अलग रूप दे दिया। पुलिस की तहकीकात और सवाल दुगने हो गए। और दूसरी तरफ एक लड़की जिसे किसी जगह पर कैद करके रखा गया था, आखिर वो लड़की कौन थी? उसे किसने और क्यों कैद किया था और वो इस बच्ची के साथ क्या करना चाहता था? क्या सिया और इस बच्ची के बीच में उम्र के अलावा भी कोई और समानता थी? सिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें पता चला है कि सिया की मौत से कुछ घंटे पहले उसका रेप किया गया था। क्या सर? इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, उसका खून हुआ है। वो हम देख लेंगे। आप सिर्फ ये बताइए कि सिया का कोई बॉयफ्रेंड था? सर मेरी बेटी सिर्फ 12 साल की थी। आप क्या पूछ रहे हैं? हम सिर्फ इंक्वायरी के लिए पूछ रहे हैं। मुझे नहीं पता। अच्छा ये बताइए, कोई ऐसा आदमी को सिया को तंग करता था, छेड़छाड़ करता था? सर मुझे सच में नहीं पता, उसने कभी बताया नहीं था ऐसे। हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, लेकिन सिया ने आपकी बीवी को बताया। ये बताइए कि आपकी बीवी वर्षा कहाँ है, हमें उनसे बात करनी है। तुम्हें मना किया था ना मैंने, यहाँ फोन मत करना। पता नहीं है क्या तुम्हें यहाँ क्या चल रहा है? अब जब तक मैं ना बोलूं ना, फोन मत करना, वरना खुद भी फंसोगे और मुझे भी फंसाओगे। बुलाइए। वर्षा, वर्षा! इंस्पेक्टर साहब वाले, तुमसे बात करनी है कुछ। मिसेस गोखले, हमें आपकी बेटी सिया के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से आपकी बेटी की मौत से पहले उसके साथ रेप किया गया था। क्या? इसीलिए हम आपके पास सिया के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए आए। क्या बता सकती हैं? कोई ऐसा हो जो सिया को परेशान करता हो, तंग करता हो, छेड़ता हो, या कोई बॉयफ्रेंड? मुझे सिया ने इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। सावंत, तुमने नोटिस किया वर्षा के चेहरे पर उसकी बेटी के जाने का दुख कम, किसी और बात का डर ज्यादा था। ये जरूर हमसे कुछ ना कुछ छिपा रही है। एक काम करो, इसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालो और इनकी सोसाइटी में जितने भी सीसीटीवी कैमरा है सबकी फुटेज चेक करो, शायद कोई सबूत मिल जाए। ओके सर। सावंत, ये तो सिर्फ कॉरिडोर की फुटेज, इसमें कुछ भी नहीं। मेन डोर और रिसेप्शन की फुटेज कहाँ है? सर उन दोनों जगह के कैमरास खराब थे, इसलिए वहां की फुटेज नहीं मिल पाई। सावंत, आजकल छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल होता है, पता करते हैं कि ये सिया के पास पर्सनल मोबाइल था या नहीं। नहीं सर, मधुकर ने कभी भी सिया को मोबाइल के लिए अलाउड नहीं किया। सावंत, इसके स्कूल के दोस्त और सोसाइटी के दोस्तों से पता करते हैं। अगर ये लव एंगल है तो उसके किसी ना किसी दोस्त को जरूर पता होगा।
सिया ने इसे कभी कुछ बताया नहीं था और ना ही मैंने कुछ नोटिस किया था कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है या उसका अफेयर चल रहा है। अच्छा बेटा, आप सिया की बेस्ट फ्रेंड हो? नहीं सर। कौन था उसका बेस्ट फ्रेंड? ये क्या नाम है आपका बेटा? सर माधुरी। अच्छा बेटा, सिया ने तुम्हें कभी किसी लड़के के बारे में बताया? कोई उसे पसंद करता हो या वो किसी को पसंद करती हो? नहीं सर, पर मैंने एक बार उसके बैग में पॉइजन की बोतल देखी थी। सिया फेस वॉश देना मेरे बैग में। सर, ये पॉइजन की बोतल सिया के बैग से मिली है। सावन, ये केस सुसाइड से मर्डर और अब मर्डर से वापस सुसाइड पर आ गया। इस सुसाइड के पीछे आखिर कौन हो सकता है? सर, हो सकता है कि मधुकर के शक्ति के साथ साथ रेप की वजह से सिया इतनी निराश हो गई कि उसने आत्महत्या कर ली हो। मधुकर के अलावा कोई और भी हो सकता है इस रेप के पीछे, जिसके बाद सिया ने सुसाइड कर ली। ये आदमी स्कूल का हो सकता है, इनकी सोसाइटी का हो सकता है, या फिर बॉयफ्रेंड। सिया, तुम्हारी बुक से नोटपेपर नीचे गिर गया। दूध पी लो, ध्यान से पीना, गर्म है। तुम्हारे अच्छे के लिए करता था सर, मुझे माफ कर दो सिया, तुम वापस आ जाओ सिया। दुनिया का सबसे बड़ा दुख वो होता है जब माँ बाप अपने बच्चे की अर्थी निकलते हुए देखते हैं। बच्चे माता पिता के सपने होते हैं और शायद उनका भविष्य भी, लेकिन जब माँ बाप उन्हें अपना सपना पूरा करने की मशीन बना दें, उन्हें प्यार के एहसास से दूर रखें और उन्हें डर से रूबरू कराएं, तो फिर परिणाम वही होता है जैसा कि मधुकर और वर्षा का हुआ। क्या बच्चों से प्यार, जिम्मेदारी और जुड़ाव का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान होता है? क्या माता पिता बच्चों के दोस्त नहीं बन सकते, ताकि बच्चे अपनी हर खुशी, अपनी हर गलती सबसे पहले अपने माता पिता के साथ शेयर करें? सिया मर चुकी है, माँ बाप अपनी गलती मानते हुए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और वही पुलिस आत्महत्या और कत्ल की कड़ी सुलझाने में जुटी है। दूसरी तरफ वर्षा का भी एक सच है जो बाहर नहीं आया है, और तीसरी तरफ है वो लड़की जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है कि वो कौन है और उसे किसने, क्यों और कहां कैद करके रखा है। सर, मधुकर और वर्षा के कॉल रिकॉर्ड। सर, वर्षा के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर ऐसा मिला है जिस पर वर्षा की लगातार बातें हुआ करती थी, लगभग दिन में 3-4 बार, और टाइमलाइन के हिसाब से जिस वक्त मधुकर क्लिनिक में होता था उसी वक्त ये बातें हुआ करती थी। ये नंबर किसका है? सर, किसी मुकेश अग्रवाल के नाम पर ये नंबर रजिस्टर्ड है, और एड्रेस भी ग्रीन पार्क सोसाइटी के बाजू वाले मेडिकल स्टोर का ही है। इसका मतलब वर्षा और मुकेश का अफेयर चल रहा है, और हो सकता है इसी अफेयर की वजह से सिया की मौत हुई। सामद, एक काम करो, इस वर्षा पर नजर रखो। ओके सर। राहुल, थोड़ा दुकान संभालना, मैं आता हूँ। वर्षा प्लीज चुप हो जाओ। देखो, सिया के जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन उन्हीं को कौन टाल सकता है, और तुम्हारे ऐसे रोने से वो वापस नहीं आ जाएगी ना। मैं देखता हूं।
मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार। और मुकेश से भी। वो सब तो मधुकर की वजह से हुआ। उसने कभी मेरी इज्जत ही नहीं की, पति का प्यार नहीं दिया, बीवी होने का सम्मान नहीं दिया। इसलिए मैं मुकेश की तरफ खींची चली गई। उसने इंसान समझा मुझे। मधुकर वो तो जानवरों से ज्यादा बदतर व्यवहार करता था मेरे साथ। घुटन होती थी मुझे उसके साथ। और तुम्हारी यही घुटन तुम्हारी बेटी की मौत का कारण बनी। चल बोल, तूने ही सिया को मारा ना? क्योंकि तुम्हारे और वर्षा के अफेयर के बारे में वो सब कुछ जान चुकी थी और वो सारी बातें मधुकर को जाके बताने वाली थी। इसीलिए तुमने सिया के साथ रेप किया और बाद में बिल्डिंग से उसे फेंक कर मार डाला। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया साहब। हाँ, ये सच बात है कि मेरा अफेयर वर्षा के साथ चल रहा है, लेकिन सिया के साथ सब ऐसी घिनौनी हरकत मैं उसके साथ करने के लिए सोच भी नहीं सकता हूँ साहब। मेरा और मुकेश का रिश्ता कभी मेरी बेटी से बढ़कर नहीं हुआ। सिया को तो पता भी नहीं था हमारे बारे में। हेलो, क्या? हाँ, हम अभी पहुंचते हैं। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ये इनोसेंट बनने का नाटक बंद कर। कुछ समझ में नहीं आया तो इसलिए कानून को अपने हाथ में लगा। सर मेरी इकलौती बेटी मुझे छोड़कर चली गई है। वो क्यों मरी, कैसे मरी, मुझे कुछ पता नहीं है। और मेरी बीवी मुझे कब से धोखा दे रही है ये भी पता नहीं है सर। सर मैं पागल हो जाऊं। तेरे इस पागलपन का इलाज है हमारे पास। जब मारपीट के केस में जेल जाएगा ना, तब ठीक होकर बाहर निकलेगा। तब तुझे समझ में आएगा कि तूने अपनी बेटी के साथ क्या किया। डिक्टेटर बनने की बजाय अगर अच्छा बाप बनता तो आज तेरी बेटी जिंदा होती और तेरी आज ये हालत ना होती। वर्षा, तुम्हें जितना रोना है आज रो लो, क्योंकि तुम्हारे दुख वाले दिन अब खत्म होने वाले हैं। मधुकर तुम्हारे साथ पहले इतना बुरा बर्ताव करता था और इस हादसे के बाद तो वो तुम्हारा जीना हराम कर देगा। वर्षा, मेरी बात सुनो, तुम जल्दी से डिवोर्स पेपर्स तैयार करो ताकि हम दोनों साथ में रह सके। और अब तो सिया भी नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हें डिवोर्स का डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि सिया तुम्हारे और मेरे बीच में रुकावट बन सकती थी? वर्षा, मैंने सोचा शायद। सच सच बताओ, सिया को पता था तुम्हारे और मेरे बारे में? तुमने बताया? कहीं तुमने उसे हमारे रास्ते के बीच में से हटाने के लिए पहले उसके साथ और बाद में उसे? सर, पूछताछ में पता चला है कि मुकेश एक डिवोर्सी है और उसे अपनी पहली बीवी से 3 बेटियां हैं। मुकेश को बेटियों से सख्त नफरत है और इसीलिए उसने वर्षा पर प्रेशर डाला कि वो मधुकर के साथ साथ सिया को भी छोड़कर उससे शादी कर ले, लेकिन वर्षा ने साफ साफ इनकार कर दिया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना रास्ता साफ करने के लिए मुकेश ने ही सिया के ऊपर रेप किया हो और बाद में उसे मार डाला हो? मुकेश के पास मोटिव है, लेकिन वर्षा से शादी करने के लिए वो सिया का रेप क्यों करेगा? सावध, एक काम करो, इस मुकेश के कैरेक्टर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो, और ये इंफॉर्मेशन उसकी एक्स-वाइफ से बेटर हमें कौन दे सकता है? अंजलि जी। जी जी, मैं हूँ मुकेश की एक्स वाइफ। और कैरेक्टर का क्या है, वो तो बिना कैरेक्टर का आदमी है। जबान से जितना मीठा है उतनी गहराई से कड़वाहट है उसके अंदर। उसको जो चाहिए वो उसे हासिल ही करता है। दूसरे के तकलीफ और दुख के बारे में जरा भी नहीं सोचता। काफी तकलीफ दी है उसने आपको। कहीं ये गुस्सा इसलिए तो नहीं कि उसने आपको छोड़ दिया? उसने मुझे नहीं, मैंने उसे छोड़ा है कि दिए हुए जख्मों के निशान अभी भी मेरे शरीर पर है। आपसे एक सवाल पूछना है, क्या मुकेश ने कभी आपके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, या वो इस हद तक जा सकता है कि किसी का रेप करे? सब वो इंसान कुछ भी कर सकता है। कितनी बार तो मैं बीमार होने के बाद भी उसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। देख, सच बोल, वरना कुछ नहीं बोलने के जुर्म में अंदर सड़ता रहेगा। तेरा मालिक तो छूट जाएगा, लेकिन तेरी बेल करवाने के लिए तुझे कोई नहीं मिलेगा। इसे तो अच्छा है कि तू सब कुछ सच बता दे। साहब, हम सबको वर्षा मैडम और साहब के चक्कर के बारे में पता था साहब। वो दोनों मुकेश सर के घर पे ही मिलते थे, जो हमारे मेडिकल शॉप के एकदम सामने वाली बिल्डिंग में ही है। और हाँ साहब, उन दोनों के अफेयर के बारे में वर्षा मैडम की बेटी को भी पता चल गया था। अपनी मौत से 2 दिन पहले वो आई थी मेडिकल शॉप में मुकेश सर के साथ झगड़ा करने। घर में तो ताला है। एक्सक्यूज मी मैम, जी, ये मुकेश अग्रवाल कहाँ गया कुछ पता है? कहाँ गए पता नहीं, पर
पर हाँ, रात को जाते हुए देखा, बड़ी जल्दी में थे। थैंक यू मैम। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। ये मुकेश का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। भावेश कर एक काम करा, ये मुकेश का फोन ट्रैक पर डालो और उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन जल्द से जल्द निकलवाओ। ओके सर। ओके ठीक है सर। मुकेश के मोबाइल का लास्ट लोकेशन पता चल गया है। उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन ग्रीन पार्क सोसाइटी का दिखाई दे रहा है। ये तो मुकेश की बाइक है सामान, इसका मतलब वो इसी सोसाइटी में है। चलो। किसने मारा तुम्हें? सर वर्षा ने। वर्षा ने? क्यों? वो सोचती है कि मैंने सिया के साथ जबरदस्ती की, फिर उसे मार डाला। वर्षा ये सच है कि ये सिया को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता लग गया था। उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता था? ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? तुमने ही उसके साथ रेप करके उसे मार दिया ना? सच है ना ये? ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं सच बोल रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। वर्षा प्लीज, इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। सर मैं वर्षा को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया? वो बच्ची थी, तो उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मैं तो उसे अपनी बेटी की तरह मानता था। तुम क्या मानते थे और क्या नहीं मानते थे ये तुम समझो, लेकिन सच्चाई क्या है वो हम पता लगा ही लेंगे। मेरी बेटी सिया छोटी सी उम्र में वो इतनी बड़ी हो गई कि उसने मुझे पलक भी नहीं लगने दी। उस दिन मेरे और मुकेश के रिश्ते के बारे में पता था। कैसा लगा होगा उसे जब उसे मेरे और मुकेश के बारे में पता चला होगा? कितना गुस्सा आया होगा, कितना दुख हुआ होगा उसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया, मेरी वजह से सुसाइड किया उसने? कैसी माँ, मैंने अपनी बेटी को मार दिया। सर इस केस में जितने भी सस्पेक्ट हैं, उन सभी के पास मोटिव है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सामंत, इसका मतलब शायद इस केस की एक और कड़ी है जो अभी तक हमारे हाथ नहीं लगी। सिया की मौत आत्महत्या और कत्ल का एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई थी। संदिग्ध एक नहीं कई थे, लेकिन सबूतों के अभाव में पुलिस अब भी असली कातिल से दूर थी। पुलिस की तहकीकात को सही दिशा नहीं मिल पा रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने हार नहीं मानी और सिया के केस की शुरू से लेकर अब तक बारीकी से दोबारा जांच शुरू की और पुलिस फिर से सिया के स्कूल जा पहुंची। बेटा, सिया यहीं बैठती थी ना? यस सर। ANKUSH, अंकुश। सर मुझे कभी सिया में इंटरेस्ट नहीं था सर। सर वो ही मेरे पीछे पड़ी थी सर, फ्रेंडशिप करना चाहती थी सर वो, बल्कि उसको मालूम था कि मेरी गर्लफ्रेंड माधुरी है सर। आई स्वेयर सर, वो मेरा पीछा भी करती थी सर। उसने मुझे लव लेटर भी दिया था सर, मेरे घर पे रखे हैं। आप कह दो मैं दिखा सकता हूँ सर। माधुरी बेटा, तुमने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया कि सिया अंकुश को चाहती थी? तो हम लोग डर गए थे। हमें लगा कि आप सिया के सुसाइड के लिए हमें ब्लेम करोगे और हम लोग फंस जाएंगे और आप लोग घर पे सबको बता दोगे। ये सब करने के लिए तुम स्कूल जाती हो? हैं? देखिए, अब ये बताओ कि तुम सिया से आखिरी बार कब मिले थे? अंकुश बेटा, जो भी हुआ था सच सच बताओ ही नहीं। सर सच बोल रहा हूँ, कुछ नहीं किया है सर मैं। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? चाबी दे जरा। मेका, ये अंदर बेडरूम में रहेगी।
अजी सुनिए, क्या हुआ? रूम में अजीब सी स्मेल आ रही है। बच्ची और अलमारी की हालत देखकर तो ऐसा ही लगता है कि एक दिन से नहीं, काफी दिनों से अंदर बंद थी। खून सूख गया है, मतलब इसे मरे हुए काफी घंटे हो चुके हैं। सर, जिस तरीके से सलाइन का यूज किया गया है उसे तो यही लग रहा है कि कातिल को मेडिकल की अच्छी खासी नॉलेज रहेगी। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर उसे इसे मारना ही था तो इतने दिनों तक उसने इसे जिंदा क्यों रखा? यही जवाब तो ढूंढना है सावन। सावन, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। मैं इसके माँ बाप से बात करता हूँ। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि जिसकी वजह से इस बच्ची को घर में अकेला छोड़कर गए। सर, मिहिका की एग्जाम थी तो उसे हम अकेले ही छोड़ के चले गए थे। हमारे रिलेटिव्स के यहाँ पे शादी थी। हमने सोचा कि 2-4 दिन की बात है। और इन 2-4 दिनों में आपने एक बार भी अपनी बेटी की खबर लेने की नहीं सोची? एक्चुअली सर, हम उसे अकेला छोड़ के चले गए थे तो बहुत नाराज थे हमसे कुछ बात भी नहीं कर रही थी। शुरू में तो ठीक से बात नहीं की, फिर बाद में तो उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया। ये 1-2 दिन में गुस्सा ठंडा हो जाएगा फिर। और हमने यहाँ पे आके देखा तो मिहिका तो। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को किसी पर कोई शक जो ये कर सकता है? आपका या मिहिका का किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था? हम तो फैमिली वाले हैं सर, हमारा किसी से क्या लेना देना। बस सर, एक आदमी है जिससे मिहिका बहुत चिढ़ती थी और बहुत परेशान रहती थी सर। कौन है वो? बेटा, ये राधेश्याम दुबे का घर कहाँ है? क्या वैसे? कर सामान, घर की तलाशी लो। सर, क्या चाहिए मैंने? सर, ये देखिए सलाइन का बॉटल मिला है। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो साहब। देख, मिहिका की डेड बॉडी के पास जो सलाइन बॉटल मिली और जो तेरे घर से सलाइन बॉटल बरामद हुई वो एक ही केमिस्ट की शॉप से खरीदी गई थी। बॉटल खरीदना भी अब क्या गुनाह है? वो तो मैंने साहब अपनी जोड़ी के लिए खरीद के रखा था। बहुत सीरियस है वो साहब। देख, हमें अच्छी तरह से पता है कि तू शादीशुदा नहीं है। अब सब कुछ सच सच बता दे, वरना तेरे अंदर इतनी सलाइन की बोतलें चढ़ाएंगे कि तू फट जाएगा। क्यों मारा? तू ऐसे नहीं बोलेगा, तोड़ो इसे। बता दो साहब। इसमें हमारी कोनो गलती नहीं है साहब। वो तो ये शहर की लड़कियां अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं, बार बार हमको दुत्कारती रहती है। मिहिका और सिया भी ऐसे ही बर्ताव किए हमारे साथ। प्रतिशोध की आग जल रही थी हमारे अंदर साहब। फिर हमें खबर लगी कि जोशी जी और उनकी वाइफ बाहर गांव रिश्तेदार के पास शादी में जा रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि भगवान ने भी हमें अच्छा मौका दिया है अपने अपमान का बदला लेने के लिए। बस जैसे ही जोशी जी घर से बाहर निकले, हम घर के अंदर घुस गए। मेरा बदला तो पूरा हो गया, लेकिन एक ठोस समस्या खड़ी हो गई। अब इस ससुरी का क्या करते हम? फिर हमने सोचा रात के अंधेरे में उसको मारकर उसकी लाश को ठिकाने लगा देंगे। फिर हमने उसे कमरे में छुपा के रखा और उसे हम बेहोशी का इंजेक्शन देते रहे ताकि वो चीखने चिल्लाने से लोगों को आवाज लाए। तेरी सारी कुंडली निकाल ली है हमने। हो सकता है वो बच्चियां रूड हो, लेकिन तेरी नियत आज से नहीं, पहले से खराब थी। उन्होंने तुझे नौकरी पर रखने से पहले तेरा बैकग्राउंड चेक नहीं किया। अगर चेक किया होता तो उन्हें पता चल जाता कि तू पहले ही अपने गांव से एक औरत का बलात्कार करके निकला है। बवस्कर, इसकी अच्छी तरह से हड्डियां तोड़ो कि इसकी नेकी एक ही बार में निकल जाए। तोड़ो इसे। ग्रीन पार्क सोसाइटी ने एक वॉचमैन को बिना बैकग्राउंड चेक के काम पर रखा और नतीजा 2 घरों के दीपक बुझ गए। आज पूरी सोसाइटी में डर और शोक का माहौल है। किसी को भी बिना बैकग्राउंड चेक किए काम पर रखना कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है। इस केस के दूसरे सबसे बड़े जिम्मेदार हैं सिया और मिहिका के माता पिता। सिया के घर में उसे सुनने समझने वाला कोई नहीं था और मिहिका के माता पिता को उसकी सुध लेने की कोई चिंता नहीं थी। वॉचमैन राधेश्याम दुबे को सिया और मिहिका के कत्ल और बलात्कार के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है और पुलिस चार्जशीट फाइल करने की तैयारी कर रही है। अपने बच्चों के बारे में जानना, उनकी सोच को समझना बेहद जरूरी है।
अगर वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो उन्हें रोकना जरूरी है, लेकिन ये तभी संभव है जब माता पिता उनके दोस्त बने, उन पर दबाव ना डालें, उनके साथ जबरदस्ती ना करें और अपनी उम्मीदों को उनके ऊपर बोझ ना बनने दें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। जाने दो ना सुभद्रा, होता रहता है। इस झगड़े के चक्कर में हम अपनी 35th एनिवर्सरी क्यों खराब करें? देखो 9:30 बज गए हैं, अभी तक हमने केक भी नहीं काटा। चलो केक काटते हैं। अब समझा मैं, मैडम को गुलाब जामुन पसंद है ना? मुझे पता है मैडम का मूड केक से नहीं गुलाब जामुन से ठीक होता है। बस 2 मिनट बैठो, मैं अभी गर्मा गर्म गुलाब जामुन पेश करता हूँ। हाँ? अभी आया। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। घर हम अपनी खुशी, अपने आराम के लिए बनाते हैं, जहां हम अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। और हर घर की खुशहाली की बुनियाद होती है रिश्तों में घुली मोहब्बत। आए दिन हम अपने आसपास कत्ल, चोरी, अपहरण और ना जाने कैसे कैसे खौफनाक जुर्म होते हुए देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं। आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले अग्रवाल दंपत्ति की है। उनकी शादी की 35वीं वर्षगांठ पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या उनके कत्ल के पीछे का कारण उनका पैसा, उनकी जायदाद थी, या फिर वजह कुछ और थी? आखिर कौन जिम्मेदार था इस खौफनाक जुर्म का? छानबीन से तो लग रहा है कि मामला लूटपाट का है। सर, हो सकता है कि इन बूढ़े कपल्स ने चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया हो और चोरों ने अपनी जान बचाने के चक्कर में इन्हें मार दिया। सर, अंदर वाले कमरे में हमें एक लॉकर मिला है जो पूरी तरह से खाली है। लॉकर में हमें एक चाबी मिली है। सर, हो सकता है कि मामला घर के अंदर का ही हो। चोर को अच्छी तरह से पता है कि चाबी कहाँ रखी जाए। बॉडीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी भारी चीज से इनके सर पे वार किया गया है, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई। कोई मर्डर वेपन मिला? नहीं सर, अभी तक कोई वेपन नहीं मिला है। सर, ये दोनों सर्वेंट यहाँ ऊपर के कमरे में रहते हैं। कमला पिछले 25 सालों से इनके यहाँ पे काम कर रही है। इसका बेटा जगत ग्रेजुएशन कर रहा है। इसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा ये दोनों बूढ़े कपल से उठाते हैं। इसी ने सबसे पहले लाश को देखा और इसी ने हमें फोन किया था। इतनी सुबह तुम यहाँ क्या करने आए थे? सर, वो मैं रोज सुबह 6 बजे यहाँ पे आता हूँ, इसलिए आज भी आया था। बड़े साहब को चाय पीना और न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए मैं रोज यहाँ पर आके पहले चाय बनाता हूँ और उसके बाद कॉलेज चला जाता हूँ। माँ। हाँ बेटा। मैं बड़े साहब को चाय देकर आता हूँ। अच्छा ठीक है। आप लोगों ने रात में कोई आवाज सुनी थी? नहीं साहब, कल रात मेरा सर चकरा रहा था तो मैं रात को जल्दी सो गई थी। सर, मैं तो कल पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ था। आप चाहे तो उनसे फोन पे बात कर सकते हैं। इसके दोस्तों से क्रॉस चेक करो। इनके परिवार में और कोई नहीं है? एक बेटी है बानी, शादी के बाद यहीं विजयनगर रहती है। आप लोगों ने उनको खबर क्यों नहीं की? बानी और सौरभ को फोन किया था
लेकिन इनसे बात नहीं हो पा रही है। गुप्ता साहब, इनसे नंबर लो, तू भी ट्राई कर। राइट सर। जगत, बड़े पापा, जी हमारे बड़े पापा और बड़ी मम्मी, हम लोग यहीं फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तुम्हारी फैमिली से कोई क्यों नहीं आया और तुम भी अब आ रहे हो? कोई रात को तुम्हारे नाक के नीचे 2 मर्डर करके चले जाता है और तुम्हें कोई खबर तक नहीं होती। खैर, कोई आवाज सुनी थी या किसी पे कोई संदेह? नहीं सर, अब हमारा तो अलग से एंट्रेंस है। और सर मुझे रात को ही पता चला कि मेरी नानी आईसीयू में है, इसलिए मैं मम्मा को सुबह सुबह एयरपोर्ट छोड़ने चला गया, क्योंकि उनकी सुबह 6:30 की फ्लाइट थी और पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए जब हम लोग निकले तो वो सो रहे थे। पानी, पानी उठो, उठो। ये लो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय। अरे यार, रात गई बात गई, इतना गुस्सा लेके कहां जाओगी? चलो ठीक है, आज संडे है ना, तुम्हें शॉपिंग कराने लेके चलता हूं, ओके? अरे यार, अब क्या कान पकड़ के माफी मंगवाओगी मुझसे? सर, पापा डिप्रेशन के पेशेंट हैं। उन्होंने तो एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। ऐसा क्या हो गया था जो उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की? सर, हमारा फैमिली बिजनेस था, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल्स का। एक दिन बड़े पापा और पापा में कुछ कड़वाहट आ गई। बड़े पापा ने 25 साल पहले ही सब कुछ मेरे पापा के नाम कर दिया था। क्योंकि बड़े पापा एक नामी वकील थे, इसलिए उन्होंने अपनी प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट की। वो तो वक्त के साथ आगे बढ़ते चले गए, लेकिन दूसरी तरफ मेरे पापा का बिजनेस गिरता चला गया और एक समय ऐसा आया कि पूरे बिजनेस पे ताला लग गया। हम बैंक करप्ट हो गए। पापा ने ऑलरेडी ढेर सारा लोन और उधार दे रखा था। वो ये सारे झटके बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक दिन उन्होंने, आपका जो भी प्रोसीजर है आप मुझे मेल करो और मैं आपको पीपीटी जो सबमिट कर दूंगा सुबह तक। हाँ, आई कॉल यू बैक। पेपर क्यों बिखरे पड़ा है? तब उस दिन तो डॉक्टर्स ने पापा को जैसे तैसे बचा लिया, लेकिन असल में पापा को बचाने वाले हमारे बड़े पापा ही थे। उन्होंने एक झटके में सारे उधार चुका करके हमारे घर की इज्जत और पापा की जान दोनों ही बचा ली थी। निकेत, ये लो, और मार्केट में जिसका भी उधार है पूरा चुकता कर दो। किसी का एक भी पैसा बाकी नहीं रहना चाहिए। राजन, मैं अपनी वसीयत दोबारा बनाना चाहता हूं। आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी में बानी के साथ साथ निकेत का भी बराबर का हिस्सा होगा। और हाँ, मेरी जो 5 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी है वो भी इन दोनों में बराबर से डिवाइड कर दो। मेरे बेटा, बड़े पापा, आप इंसान नहीं भगवान हैं। पापा की जान बचाकर आपने जो ये एहसान किया वो मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। माँ देखिए ना, बानी दीदी फोन ही नहीं उठा रही है। उन्हें बताना कितना जरूरी है कि यहाँ पर क्या हुआ है। इस नाइट में जो गार्ड होता है उससे बात हुई? नहीं सर, हम उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, केबिन चेक करो। राइट सर। जो नाइट वॉचमैन यहाँ होता है उसका नाम क्या है? सर, हरिराम। तकरीबन 30 से 35 के आसपास इसकी उम्र होगी और 8:30 से लेकर सुबह 9 बजे तक इसकी ड्यूटी रहती। अच्छा, उसके बिहेवियर में कभी कुछ चेंज देखा तुमने? हाँ सर, बड़ा अजीब सा था वो। अभी पिछले महीने उसने ज्वाइन किया है।
और जब 2 दिन पहले मैं रात को 2 बजे वापस आया तो मैंने देखा कि वो ड्यूटी पे दारू पी के टाइट। मैंने उसको वार्न भी किया, अगर अगली बार से दारू पिएगा तो मैं उसको काम से निकलवा दूंगा। कल रात वो ड्यूटी पे था? सर रात के 8:30 बज रहे थे और वो हमेशा उसी वक्त काम पे आया करता था। अच्छा, जब तुम एयरपोर्ट जा रहे थे तब तुमने उसे देखा था? नहीं सर, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं आया तो 1-2 बार हॉर्न भी बजाया। जब वो नहीं आया तो मैंने उसका गेट खोला और मैं ऑलरेडी इतना लेट हो रहा था कि मुझे उसे ढूंढने का भी टाइम नहीं था। निकित पापा आइए ना, देखिए ना छोटे मालिक दवाई नहीं खा रहे हैं और दूध भी फेंक दिए। सर जल्दी आइए। सर 1 मिनट सर। सर ये सीसीटीवी तो काफी वक्त से खराब है सर। पता नहीं लोग इतने लापरवाह क्यों होते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए लगाई गई चीज भी कोई काम नहीं आ रही। कम से कम अब तो वो लोग किसी को बुला के इसे ठीक कराएं। ओके सर। सर ये चिट्ठी मुझे प्रभात के डॉक्यूमेंट से मिली है। 20,000 रुपए डस्टबिन में डाल दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। आखिरी बार समझा रहे हैं, डस्टबिन में 20,000 रुपए डाल दो। इसका मतलब प्रभात की जरूर किसी से कोई दुश्मनी थी। गुप्ता साहब, इस वॉचमैन वाले एंगल में जरूर कोई गड़बड़, इसका पता लगाओ। और हाँ, इस घर में जितने भी लोग आते जाते हैं, दूध वाला, अखबार वाला, कचरे वाला, सबसे पूछताछ करो। मुझे ऐसा लगता है इसमें किसी बाहर वाले गैंग का हाथ है और जिसकी खबर किसी अंदर वाले ने दी। राइट सर। क्या जी सर। ये नाइट वॉचमैन सुबह 6-6:30 बजे के आसपास गायब था? हाँ सर, बड़े साहब को देखने के बाद मैं सीधा नाइट वॉचमैन के पास आया था। लेकिन वो यहाँ पे नहीं था। उसके बाद मैंने आपको कॉल किया। अच्छा, तुमने कभी अग्रवाल साहब और इस वॉचमैन के बीच में कुछ अजीब सा देखा? कुछ ऐसा जो तुमने नोटिस किया हो? हाँ सर, कल सुबह की बात है, मैं बड़े साहब के लिए चाय लेके आया था। साहब वो हमको 5,000 रुपया का जरूरत था। गांव वाला जो घर है ना उसका मरम्मत कराना है। क्या? अभी 3 महीने हुए तुम्हें यहाँ काम करते हुए और पिछले महीने ही 5,000 रुपए एडवांस लिए हैं। मुझे पता है तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए। नहीं साहब, इतना अच्छा से ड्यूटी करते हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए। तुम्हारी बहुत कंप्लेन आ चुकी है मेरे पास। तुम दारू पीकर ड्यूटी पर आते हो। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, समझ जाओ। हम माँ कसम खा के कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। अरे रुके क्यों हो, जाओ। आ जाते हैं पैसे मांगते। अच्छा, तुम्हें पता है कि प्रभात जी को कोई धमकी भरी चिट्ठियां लिखता था? नहीं सर, मुझे नहीं पता। सर दिन का वॉचमैन पड़ोसी और आसपास के लोगों से मैंने पूछताछ की है। अग्रवाल फैमिली के बारे में सब अच्छा ही बता रहे हैं, पर हाँ पिछले कुछ दिनों से अग्रवाल साहब की अपनी बेटी के साथ बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। सर हो सकता है कि ये घरेलू अनबन का मामला हो और ये अनबन पैसों के लिए हो। और वो नाइट वॉचमैन हरिराम, उसकी कोई खबर लगी? अब वो एक अहम कड़ी है इस केस में। नहीं सर, फिलहाल तो नहीं। एक टीम को भेज दिया उसे सर्च करने के लिए। और बानी की कोई खबर? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं। गुप्ता, बानी के घर भी कांस्टेबल भेजो। ओके सर। अग्रवाल दंपत्ति की हत्या के बाद उनका नाइट वॉचमैन हरिराम गायब था। उसका यूं अचानक गायब हो जाना उसे शक के दायरे में ला रहा था। एक तरफ जहां प्रभात अग्रवाल की बेटी बानी अब तक किसी का फोन नहीं उठा रही थी, वहीं दूसरी तरफ पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि प्रभात अग्रवाल ने अपनी जायदाद को हाल ही में 2 हिस्सों में बांटा था, जिसमें से एक हिस्सा तो उनकी बेटी बानी का था, लेकिन दूसरा हिस्सा उन्होंने अपने भतीजे निकेत के नाम किया था। जायदाद और इंश्योरेंस के इतने बड़े खेल में किसी को अपनी हार नजर आ रही थी तो किसी को जीत। तो क्या हार का डर इस हत्या की वजह बना था, या फिर जीत की मोटी रकम ने 2 जिंदगियां खत्म कर दी? बानी, निकेत, हरिराम, ये तीनों पुलिस के शक के दायरे में थे, पर क्या ये वाकई में अपराधी थे या फिर कोई और ही था जो अब तक नकाब पहने घूम रहा था? पापा, बड़े पापा और बड़ी मम्मी नहीं रहे हैं। बानी बहुत दुलारी है इस घर की। उसे जिंदगी के सारे सुख देने में बड़े साहब और मालकिन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन बानी सौरभ से प्यार करने लगी थी। उसकी हैसियत इस घर के बराबर नहीं थी।
लेकिन बानी की जिद थी कि वो शादी करेगी तो सिर्फ सौरभ से। लेकिन बड़े साहब और मालकिन को लगता था कि वो उसको खुश नहीं रख पाएंगे, इसलिए उन्होंने बानी को समझाया भी। देख बेटा, सौरभ हमें भी पसंद है, मैं सौरभ की बात नहीं कर रही हूँ। वहां तुम मिडिल क्लास लोगों में एडजस्ट नहीं कर पाओगी और वहां तेरी सारी डिमांड भी पूरी नहीं होगी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सौरभ से, तो मुझे वो पसंद है। बेटा, तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद भी सब ऐसा ही रहेगा? नहीं, ये नौकर चाकर, ये सुख सुविधाएं जिनकी तुम्हें आदत है ना, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि सौरभ इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उसे थोड़ा वक्त दो बेटा, क्योंकि उसकी जॉब अभी भी शुरू हुई है। बस इतनी सी बात। पापा, अगर मेरी शादी हो जाएगी तो क्या आप मेरे पापा नहीं रहोगे? और वैसे भी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए तो पापा है ना। प्लीज मान जाओ प्लीज। इधर आओ, मेरी बात सुनो। हम दोनों के रहन सहन में बहुत फर्क है, जो तुम्हें समझना पड़ेगा। हा? मतलब आप नहीं मानोगे ना? अरे बेटा बानी सुनो। बानी दीदी सौरभ भैया से बहुत प्यार करती थी, लेकिन बड़े मालिक और मालकिन उनके रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थे। इसलिए बानी दीदी ने अपने आप को बेडरूम में लॉक कर दिया और साथ ही साथ भूख हड़ताल भी कर दी। बानी बेटा, बानी बेटा दरवाजा खोलो। खाने पर कैसा गुस्सा? बानी, मुझे डर लग रहा है, कहीं अंदर उसने कुछ कर ना लिया हो। अरे नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। बानी, बानी बेटा, बेटा बाहर आ जाओ। अरे बाहर आओगी तो कुछ बात करते हैं ना। कोई बात नहीं करनी मुझे। अब अगर आप लोगों ने हाँ नहीं की तो दरवाजा तोड़कर मेरी लाश निकाल लीजिएगा। अब अगर या तो मेरी सौरभ से शादी होगी, नहीं तो मौत। अरे बानी बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? सुनो, परेशान मत हो। अरे बेटा, बाहर नहीं आओगी तो सौरभ से मिलोगी कैसे? आ जाओ। तो ठीक है ना? बानी दीदी बहुत जिद्दी और गुस्से स्वभाव की थी। लेकिन सबकी दुलारी थी। आखिर वो बड़े साहब की इकलौती औलाद जो थी। वो मैं आपको एक बात बताना भूल गया। कौन सी बात? यही कि बानी बड़े पापा और बड़ी मम्मी की अपनी बेटी नहीं है। मतलब कि उन्होंने बानी को किसी से गोद लिया था। कुछ पता है किससे? नहीं सर, ये मुझे आइडिया नहीं है। ये शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक है। बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। अब मैं किसी भी कीमत पर नहीं रुकूंगी। बानी लिसन, अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम थी तो शादी से पहले सोचना चाहिए था। बानी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम तो कुछ बोलो ही मत, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मिल रही है ना खुशी? बानी, पागलों जैसी बातें मत करो। आई विल हैंडल एवरीथिंग, ट्रस्ट मी। बानी प्लीज एक बार मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बानी एक बार फिर सोच लो तो। मुझे कोई बात नहीं करनी। भाई साहब, ये क्या मैं सुन रहा हूँ? बाहर सब लोग बातें कर रहे हैं कि प्रभात अग्रवाल किसी की बेटी को उठाकर ले आया है अपनी बेटी बनाकर। अरे नवीन मेरे भाई, तो इसमें बुराई क्या है? बच्ची सुभद्रा को पसंद है, उसका उसके साथ मन लग गया है, हमने इसे कानूनन अडॉप्ट किया है, तो तुम्हें इससे एतराज क्या? एतराज है भाई साहब। ऐसे कैसे किसी की बच्ची को आप घर में उठाकर ले आओगे? ऐसे आगे चलकर सारी जायदाद में इसका भी हिस्सा बनेगा। नवीन, जैसे तुम्हारा बेटा निकेत तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी का हकदार है, वैसे हमारी प्रॉपर्टी की हकदार ये होगी। सर, अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में सारा शक हरिराम के ऊपर ही जा रहा है। सर, हो सकता है कि ये सब हरिराम ने पैसों के लिए किया हो, अकेले या फिर किसी गैंग के साथ मिलकर। गुप्ता, हो सकता है कि कत्ल का मोटिव पैसे से बढ़कर कहीं ज्यादा हो, कहीं तो कोई एंगल है। सर, वो धमकी वाली चिट्ठी भी तो एंगल हो सकती है जो हमें अग्रवाल फैमिली के घर पे मिली थी। प्रभात एक लॉयर था, डेफिनेटली इसके बहुत सारे दुश्मन होंगे। इसके ऑफिस में जाओ और पता करो। और हाँ, सभी घर वालों के फिंगरप्रिंट्स और हैंडराइटिंग के सैंपल्स लो। हो सकता है धमकी भरी चिट्ठी से किसी की हैंडराइटिंग मैच करे। और उस मर्डर वेपन का मिलना भी बहुत जरूरी है। घर में और उसके आसपास अच्छी तरह से सर्च करो। ओके सर।
हेलो, क्या? ठीक है, हमारा है सर। हरिराम के घर का पता चल गया। चलो। तलाशी लो घर की। देखो सर। सर, आसपास पता करो हरिराम को आखिरी बार कब देखा गया। अगर पैसे और जेवर यहां हैं तो वो भी आसपास होगा। अपने खबरियों को फैला दो। अब सवाल बस एक है, हरिराम ने अकेले ये सब किया है या फिर वो किसी के इशारों पे नाच रहा है? हाँ सर, मेरी मम्मी पापा से कहा सुनी हुई थी। बचपन से हर चीज पर सिर्फ मेरा ही हक था। मुझे हमेशा उनकी फुल अटेंशन मिली है, पर अचानक से उन्होंने सब कुछ आधा आधा बांट दिया था। आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी में बानी के साथ साथ निकेत का भी बराबर का हिस्सा होगा। और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझसे खर्चा पानी छीन लिया था। मेरे सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब बंद कर दिए थे। उनका कहना था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ एडजस्ट करूं। कल रात एग्जैक्टली क्या हुआ था? कल पापा मम्मी की एनिवर्सरी थी। चलो सुभद्रा, केक काटते हैं। हाँ, बानी, सौरभ कब आएगा? वो नहीं आएगा। अरे वाह, कितना प्यारा गिफ्ट है। थैंक यू बेटा। मुझे पता है ये गिफ्ट आपकी हैसियत से काफी छोटा है, पर क्या करूं, मेरी उतनी औकात ही नहीं है। वो मेरा पति उतने पैसे नहीं कमाता है ना, आपको तो पता ही है ना। बेटा, तुम्हें तो अपने पति पर प्राउड फील करना चाहिए। अरे हमें तो खुशी है तुम्हें सौरभ जैसा पति मिला। हीरा चुना है तुमने। हाँ, पर उस हीरे की कीमत तो पीतल जितनी भी नहीं है ना। और वैसे भी आपको तो आपका वारिस मिल गया है, इस खानदान का खून, निकेत। हीरा क्या है, मैं तो बाहर वाली हूँ, एडॉप्टेड हूँ। नशा करके आई हो? अपने माँ बाप के सामने कैसे बात की जाती है समझ में नहीं आता। पागल हो गई है। पागल हो गई हूँ मैं? सच सबको करवा लगता है पापा। और वैसे भी आपने अपनी खुशी के लिए मेरा यूज किया है। जब शादी हो गई तो लगा बस उतर गया सर से बोझ। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, चुप हो जा। चुप नहीं होंगी आज मैं। सौरभ का एक्सक्यूज देके आपने मुझसे मेरी सारी लग्जरी छीन ली। क्यों? क्योंकि आपका अपना खून निकेत वापस आ गया है। कल तक जिसने आपको पूछा तक नहीं, आज उसको अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दिया, इसलिए क्योंकि आपका खून है ना। कितने सेल्फिश हो आप लोग। आपने ये सब मेरे साथ जानबूझ के किया। दिखा दी ना अपनी औकात। क्या हो गया तुझे? पागल हो गई है? इस दिन के लिए पाल पोस के तुझे बड़ा किया था कि माँ बाप के सामने इस तरीके से बोले। जिस जायदाद को लेके तू तमाशा कर रही है ना, तो कान खोल के सुन ले। इस घर से तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तेरा और हमारा रिश्ता आज से खत्म। चले जा यहाँ से, चले जा। पराए खून को पाल के हमने बहुत कर देगी, बहुत कर देगी। अच्छा, अभी से रिश्ते खत्म हो गए। आपको पता है कि आपके बायोलॉजिकल माँ बाप कौन है? सर, मेरे लिए मेरे माँ बाप ही सब कुछ थे, और कोई मैटर नहीं करता। अच्छा, मैंने परसों सुबह 4 बजे की फ्लाइट बुक कर दी है। आप 6:30 बजे तक आ जाएंगे। ठीक है, तू अपना ध्यान रखना। तू टेंशन मत ले, बाकी मैं आके संभाल लूं। निकेत बाबा, छोटे मालिक सो गए हैं, आपका खाना कमरे में लगा दिया है, खा लेना। अरे, तू सोया नहीं अभी तक? माँ, बस दोस्त से बात कर रहा था, सोने जा रहा था। लो, लाइट भी चली गई। कब तक छुपा पाओगे? पता नहीं। अब पछताने से क्या फायदा? अगर मेरी बात मान ली होती तो अभी किसी को रोना नहीं पड़ता। इस केस की तहकीकात में अब तक कई सच सामने आए थे,
रिश्तों की मिठास और कड़वाहट के सभी पहलू दिखाई देने लगे थे। बानी के अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा था और शक के घेरे में प्रभात के वकालत के पेशे को लेकर भी कई दुश्मन थे। पुलिस इस बात को भी मानकर चल रही थी कि यह केस लूटपाट और हत्या का भी हो सकता है, क्योंकि वॉचमैन हरिराम भी गायब था। पुलिस इस मामले में हर मुमकिन गुंजाइश को टटोल रही थी। सर, प्रभात और सुभद्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, दोनों ही विक्टिम्स के सर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था। लगातार खून निकलने की वजह से इन दोनों की मौत हुई है। और सर, हत्या का समय 9 से 10 बजे के बीच का है। 9 से 10 इस टाइम पे तो बानी और वॉचमैन हरिराम दोनों घर पे थे। हेलो, क्या? ठीक है, हम आते हैं। सर, हरिराम के बारे में एक लीड मिली है, वो कहीं छुप कर बैठा है। चलो। चल शुरू हो जा। हम किसी को नहीं मारे, ना किसी को मारने का सुपारी दिए साहब। देख, झूठ बोल के अपनी हड्डियां तोड़वाने से अच्छा है कि सच बोल। वो चोरी के जेवर और पैसे हमें तेरे घर से मिले हैं और हमने तेरी पुरानी हिस्ट्री भी खोद निकाली है। जहां तू पहले नौकरी करता था वहां भी चोरी हुई थी, इसी वजह से तुझे निकाला गया था। साहब, हम कुछ नहीं किया। हमको क्या मिलेगा मालिक और मालिक को मार के? साहब सच बता रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब तूने किसी और के कहने पे किया हो और इस चीज के तुझे पैसे मिले हो? जीवन में मेरे को मच्छर नहीं मार पाएगा, आदमी कहां से मारेंगे साहब? तो फिर वो जेवर और पैसे कैसे आए तेरे घर पे? हमको नहीं मालूम साहब। तो ये बता कि कल रात को क्या हुआ? रात में हम ड्यूटी पे करीब 8 बजे पहुंचे। उसके बाद 9:30 बजे हम देखे कि इस दिन के लिए पाल पोस के तुझे बड़ा किया था कि माँ बाप के सामने इस तरीके से बोले? चले जा यहाँ से, चले जा। ऐसा हमेशा होता था? साहब, हम जब से आए तब से बानी दीदी को ऐसे ही देख रहे हैं। बहुत गुस्से में रहती है वो। बानी के जाने के बाद तूने कुछ देखा या सुना? वो हमको नहीं मालूम। अब वो दरअसल हमको दारू पीना था तो हम बानी दीदी के पीछे ही चले गए। हमको लगा कोई नहीं आएगा तो बस सोचे थोड़ा मूड बना। उसके बाद कहाँ गया थे? साहब, हम पास के ठेके पे थे। कुछ दोस्त यार मिल गए थे तो हम लोग पीने लगे। अब शायद ज़्यादा हो गया था, हम सो गए। जब आँख खुला तो देखे सुबह हो गया था। हम भाग के घबरा के एकदम ड्यूटी पे पहुंचे। वहाँ जब पहुंचे तो देखे बहुत भीड़ इकट्ठा हुआ है। इधर उधर से पता किया तो पता चला कि हमारे साहब लोग का हत्या हो गया। तब हम डर के वहाँ से भाग गए। हमको पता था कि आप लोग हम ही पे शक कीजिएगा, हमारा पिछला रिकॉर्ड निकाल के हमारे पीछे पड़ जाइएगा आप। सच बोल रहा है? साहब, हम अपने बीवी बच्चा का कसम खा के कह रहे हैं। हमको जेवर और पैसे के बारे में कुछ नहीं पता है। साहब, आप किसी से भी पता कर लीजिए। पता तो हम लगा ही लेंगे। अच्छा ये बता कि बानी वहां से कितने बजे निकली थी? 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब करने के लिए बानी ने तुझे पैसे दिए थे? नहीं साहब, बानी दीदी का हमको पैसा देती है। पिछला महीना मांगे थे तो 200 रुपए हाथ में थमा दी, लेकिन उस जगह उसको जूता, कपड़ा, नया नया मोबाइल सब देती थी। देख, तेरी बात में अगर जरा सा भी झूठ निकला ना तो खाल खींच लेंगे तेरी, याद रखना। सब कहां से आया? और ये पैसे बानी देती है ना तुझे? चल 12 चल बात।
साहब इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? साहब मेरा बेटा निर्दोष है, इसने किसी को नहीं मारा है। ये पैसे कहाँ से आए? बानी देती थी ना? क्यों देती थी वो बोल। सब वो बानी दीदी मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानती है। वो चाहती है कि मैं अच्छे से अच्छे कपड़े पहनूं और अच्छी जिंदगी जीऊं। और बड़े साहब मेरी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाते थे और चाहते थे कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं। लेकिन बानी दीदी मुझे चुपके चुपके पैसे देती है। थैंक्स दी। एक दिन घर में कुछ प्रॉब्लम हुई और उन्होंने पैसे देना बंद कर दिया। और पैसे ना मिलने की वजह से तुझे प्रॉब्लम, गुस्सा आया और तूने इस प्रॉब्लम को ही खत्म कर दिया। साहब हम उन्हें क्यों मारेंगे? वो हमारे अन्नदाता थे, उन्हें मार के हमें क्या मिलेगा? अब निकेत से क्यों नहीं पूछते? बड़े मालिक के मरने का तो सबसे ज्यादा फायदा तो उसी का हुआ ना। आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी में बानी के साथ साथ निकेत का भी बराबर का हिस्सा होगा। सर हमने कंफर्म किया है, हरिराम सच बोल रहा है। ठेके वाले ने बताया कि वो 9:45 से 11:30 बजे तक ठेके पर ही था। मतलब हरिराम 9:30 बजे ड्यूटी से निकला, घर से ठेका 15 मिनट की दूरी पर है। 9:45 बजे वो ठेके पे पहुंचा और फिर सारी रात वहीं रहा। सर इसका मतलब है कि हरिराम मर्डर के वक्त घर पे नहीं था। फिर हो सकता है कि ये सब कुछ बानी ने किया हो या फिर किसी और ने मौके का फायदा उठा के हत्या को अंजाम दिया। क्योंकि वॉचमैन हरिराम वहां नहीं था, इसलिए किसी ने उसे देखा तक नहीं। इसीलिए मैं सीसीटीवी कैमरे को इतनी इंपॉर्टेंस देता हूं। इनके घर का सीसीटीवी ठीक कराया? यस सर मैंने जगत के फोन रिकॉर्ड्स और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स दोनों को क्रॉस वेरीफाई किया है। सर जगत सच बोल रहा है, हत्या वाली रात ये वहां नहीं था। और ये निकेत? सर ये निकेत इस हत्या के पीछे हो सकता है क्योंकि इस हत्या से इसे करोड़ों का फायदा हुआ है। और सर वारदात वाली रात ये घर पर ही था। इस सब के पीछे बानी भी हो सकती है क्योंकि शादी के बाद उसकी लग्जरी खत्म हो गई थी। इसी वजह से बानी का अपने माँ बाप से झगड़ा भी हुआ था और इसे तो यह भी लगने लगा था कि अडॉप्टेड होने की वजह से इसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। प्रभाग के हाथ खींच लेने की वजह से इसे भी परेशानी हुई होगी। इसे लगा होगा कि आज आधी जायदाद गई है, कल पूरी भी जा सकती है। इन मर्डर्स के पीछे सौरभ का भी हाथ हो सकता है। सर अंकल आंटी को मैंने ही मना किया था बानी को पैसे देने के लिए। शादी के 6 महीने बाद भी इतनी लग्जरी में जी रही थी क्योंकि इसे माँ बाप इसके सब कुछ प्रोवाइड करते थे और इसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप खराब हो रहा था। इंसान की चादर जितनी छोटी होती है ना, उसे पैर उतने ही फैलाने चाहिए। किसी ने मेरी फेवरेट गेम पे फिल्म बनाई है। तेरी फेवरेट कहाँ से होगी? बोल। मैंने कितने बार कहा कि जो महंगा बानी आज खाने के लिए फिर कुछ नहीं बना? मेड ही नहीं आई, मैंने भी कुछ नहीं खाया। चलो ऑर्डर कर। बताओ क्या खाओगे? मेरा ना चाइनीज खाने का मन है। देखो बानी हम लोग आजकल रोज ज्यादा ही बाहर खाना खा रहे हैं। तुम ये जब टीवी देखती हो तो कोई कुकिंग शो देख के कुकिंग सीख लो ना। ये खाना वाना बनाना ना मिडिल क्लास की औरतों का काम है और वैसे भी इतना शौक है घर का खाना खाने का तो फुल टाइम मेड रख लो। बानी प्लीज बात को समझो ना यार। जब से आई तब से समझ ही रही हूँ। तुम फुल टाइम मेड इसलिए नहीं रखोगे क्योंकि उसमें ज्यादा पैसे लगते हैं और मुझे रखने नहीं दोगे क्योंकि पापा के पैसों से तुम्हें प्रॉब्लम है। मोहन सौरभ वो पैसे भी तो मेरे ही है ना, और मेरे हैं मतलब तुम्हारे हैं। इनफैक्ट मैं तुम्हारी जगह होती ना तो इतना सा भी काम नहीं करती। सर उस दिन मैं बहुत गुस्से में गई। पापा ने बताया था कि सौरभ उनसे मिलने गया था। बानी सौरभ जैसे हस्बैंड को पाकर तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हें पता है बेटा, सौरभ ने खुद आकर मुझसे कहा कि आप बानी को फाइनेंशियली सपोर्ट करना बंद कर दीजिए ताकि तुम उसके लाइफस्टाइल में एडजस्ट हो सको। सौरभ हीरा है, बहुत अच्छा लड़का है। वो सही कहते थे, नहीं उन्हें समझ नहीं पाई और ना ही सौरभ को, इसलिए तो आखिरी बार भी उनसे झगड़ा ही किया। काश मैंने उन्हें इतना परेशान नहीं किया तो आज वो जिंदा होते। ये वही बात है जिसे आप अपने साथ अपने घर से लेकर आई थी? हाँ सर, झगड़ा करते वक्त ही मेरे हाथ में ही था और फिर हाथ में ही रह गया। इसे फॉरेंसिक लैब भेजो। ओके सर। सर ये केस तो बड़ी अजीब सिचुएशन में आ गया है। सारे के सारे कातिल लग रहे हैं और सारे के सारे निर्दोष। इसीलिए तो कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया। खैर हैंडराइटिंग मैच का क्या हुआ? सर सबके सैंपल लेकर एक्सपर्ट टीम को भेज दिया है। गुड। गुप्ता इस कहानी के सभी किरदारों पर कड़ी नजर रखो, खासतौर पर इस निकेत पर। राइट सर।
प्रभात और सुभद्रा अग्रवाल के कत्ल की गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। पुलिस की शक की सुई बारी बारी से इस कहानी के हर किरदार की तरफ घूम रही थी, लेकिन किसी के भी खिलाफ उन्हें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था। और फिर अचानक एक ऐसी बात सामने आई जिसकी वजह से सबके होश उड़ गए। इस केस में आए इस नए मोड़ ने इस केस की दिशा कहीं और ही मोड़ दी। गुप्ता सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। सर मैं जब 6:30 बजे घर पहुंची और देखा तो आपको किसी पे शक है? हाँ, बानी पे। उस नौकरानी की बेटी को घर की महारानी बना दिया था भाई साहब ने। क्या बानी नौकरानी की बेटी? किस नौकरानी की? हमारे घर की नौकरानी कमला। कमला, तुम अकेली दोनों बच्चों की परवरिश कैसे करोगी? मैं सोच रही थी कि बानी हम गोद ले लेते हैं। बानी हमें दे दो। हाँ कमला, हम कानूनन इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। तुम्हारी आंखों के सामने यहीं इसकी परवरिश होगी, यहीं पढ़ाई लिखाई होगी, इसका भविष्य बनेगा, इसकी जिंदगी बन जाएगी। हाँ कमला, मना मत करना, ये बच्ची हमें दे दो। अच्छा, अले 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 मेरे बच्चा। लेकिन हमें तो अभी तक किसी ने नहीं बताया कि बानी नौकरानी की बेटी है। आपको कोई क्यों बताएगा? अरे सब लोग उस नकचड़ी और जिद्दी बानी से डरते थे। उसने अपना कन्यादान भी कमला को करने नहीं दिया ताकि किसी को पता नहीं चले कि वो कमला की बेटी है। और आज जब मेरे बेटे को भाई साहब की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिल रहा था तब वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसी ने मेरे बेटे को मार दिया। नौकरानी की बेटी को घर की महारानी बना दिया था भाई साहब ने। बानी नौकरानी की बेटी? किस नौकरानी की? हमारे घर की नौकरानी कमला। लेकिन हमें तो अभी तक किसी ने नहीं बताया कि बानी नौकरानी की बेटी है। आपको कोई क्यों बताएगा? अरे सब लोग उस नकचड़ी और जिद्दी बानी से डरते थे। उसने अपना कन्यादान भी कमला को करने नहीं दिया ताकि किसी को पता नहीं चले कि वो कमला की बेटी है। और आज जब मेरे बेटे को भाई साहब की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिल रहा था तब वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसी ने मेरे बेटे को मार दिया। ये सब झूठ है। मेरी बेटी सबसे प्यार करती थी, वो किसी को मार ही नहीं सकती, खासकर उन्हें जिनको वो अपना माँ बाप और सबको समझती थी। गुप्ता साहब, बानी को बुलवाओ और यहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। देखो कि कल रात यहाँ कौन कौन आया था। ओके साहब। सर, वो धमकी वाली पर्ची की हैंडराइटिंग मैच हो गई है। अब समझ में आया कि इन दोनों डेड बॉडीज पर घाव एक जैसा क्यों था। सब कहाँ लेके जा रहे हैं? सब छोड़िए इसे, सब छोड़िए इसे, सब छोड़िए। देख, हमें पता चल गया है कि पैसों के लिए धमकी भरी चिट्ठियां तू लिखा करता था। सर मैं मानता हूँ कि वो चिट्ठियां मैंने लिखी थी, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। बानी दीदी ने मेरी आदत बिगाड़ दी थी और फिर एक दिन अचानक से उन्होंने मुझे पैसा देना बंद कर दिया। मैंने ये चिट्ठी वाला आइडिया लगाया। लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं। जोर मत कर, तुझे पैसे मिले और तूने उन लोगों को। इसकी कोई गलती नहीं है, इसने किसी को नहीं मारा। मेरा बेटा किसी को नहीं मार सकता साहब। कौन? कैसे मारा उन्हें? सर मैंने नहीं मारा सर किसी। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया है और गार्ड ने भी हमको बताया कि ना तो कोई घर में आया और ना कोई गया। इसका मतलब साफ है कि कातिल घर में ही मौजूद था और अब भी है। क्या लगा रहा है? सीधे सीधे बोल, वरना थाने ले जाकर ऐसी कुटाई करूंगा ना। बोल कैसे मारा? बोल कैसे मारा मैंने? सिलबट्टे से मारा।
मोहित, इन्हें फॉरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भिजवाओ। चलिए कमला जी, बोलना शुरू कीजिए। मेरे पास पूरे घर की चाबी रहती थी, इसलिए उस रात मैं निकेत के कमरे में गई। मैंने देखा कि वो सो रहा है। और तुमने अपने बड़े मालिक और मालकिन को किस लिए मारा? मैंने ये सब अपनी बेटी के लिए किया, अपनी भाभी के लिए किया। मैंने उन्हें अपनी बच्ची दी थी, ये सोचकर कि वो एक अच्छी जिंदगी जिएगी, अच्छे लोगों के बीच में रहेगी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे ये गरीबी और लाचारी भरी जिंदगी जिए। लेकिन आज जब उसे सब कुछ मिलने वाला था, ये सारा घर, जमीन, जायदाद, तो एक झटके में उसे सब कुछ छीन लिया। उन तीनों की वजह से दुखी थी मेरी बच्ची। ऐसा कैसे कर सकती वो उसके साथ? और उस रात उन्होंने उसके ऊपर हाथ भी उठाया। मेरी बेटी किसी से कम नहीं थी साहब। कुछ दिनों से बहुत दुखी थी मेरी बेटी, उससे उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उन तीनों को मार डाला ताकि मेरी बेटी सुखी रह सके, एक अच्छी जिंदगी जी सके। उस रात मैं दही जमाने घर गई थी। बाहर निकली, मैं ऊपर गई और ऊपर से सिलबट्टा ले आई और फिर अंदर जाकर उन दोनों को मार डाला। मुझे पता था कि अलमारी की चाबी कहाँ है। मैंने अलमारी खोली और सारा जेवर और पैसा निकाला और सीधा जाकर हरिराम के घर छोड़ाई। मुझे हरिराम का घर पता था और मुझे यह भी पता था कि आधे से ज्यादा समय तो वो नशे में रहता है। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि सारा इल्जाम हरिराम के ऊपर आ जाए और मुझ पर कोई शक न करे। माहू साहब, जो कुछ किया अपने बच्चों के लिए किया, उनके अच्छे भविष्य के लिए किया, ताकि मेरे बच्चे खुश रह सके। कमला की यह चाह थी कि उसकी बेटी बानी को दुनिया की हर खुशी मिले, लेकिन इस चाह की कीमत क्या किसी की जान की कीमत से बड़ी हो सकती है? प्रभात और सुभद्रा अग्रवाल ने कमला की बेटी बानी और बेटे जगत के लिए एक अच्छी और जिम्मेदार जिंदगी ही सोची थी, लेकिन कमला की सोच ने उनकी समझ और सीख को पैसे से तोल दिया और नतीजा क्या निकला? 2 मासूम लोगों का कत्ल। आशाओं और आकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती। इन्हें पूरा करने की लालसा में कभी कभी हम अपने शुभचिंतक को अपना दुश्मन समझ बैठते हैं और कुछ ऐसे कर्म कर जाते हैं जिनका पछतावा हमें हमेशा रहता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को एक सकारात्मक सोच और अच्छे विचारों के साथ जिएं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।